So, hello, good morning everyone. I am Dr. Arjun Mani. So, today हम लोग सीखेंगे नीट हम लोग सॉल्व करेंगे नीट का क्वेश्चन फिजिक्स का। एक क्वेश्चन नीट 2022 का क्वेश्चन है और Q6 बुकलेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम p। तो लैम्बडा के साथ p का जो रिलेशन है वो कौन सा वाला ग्राफ डिफाइन शो कर रहा है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम p। तो हमें पता है कि लैम्बडा और p के बीच में क्या रिलेशन है, लैम्बडा इक्वल्स टू h/p जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये रिलेशन है डी ब्रॉगली रिलेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लैम्बडा और p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मतलब अगर मोमेंटम p इंक्रीज होगा तो लैम्बडा डिक्रीज हो जाएगा, और अगर p डिक्रीज होगा तो लैम्बडा इंक्रीज होगा। उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे इस तरफ p को और इस तरफ लैम्बडा को, तो हमें कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, हमें एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। मतलब अगर इस तरफ देखो, अगर इस तरफ p इंक्रीज हो रहा है तो लैम्बडा डिक्रीज हो रहा है, और इस तरफ देखो कि अगर p डिक्रीज हो रहा है तो लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो करेक्ट डिफाइन कर रहा है। तो कौन सा वाला ग्राफ है, ये 4 वाला। तो आंसर 4 इज करेक्ट। ओके, तो आंसर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पर है इंक्रीजेज फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, डिक्रीजेज फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, increases for conductors but decreases for semiconductors, और decreases for conductor but increases for semiconductor। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर मतलब जहाँ पर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कंडक्टर के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री है, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, कॉलिशन होगा। तो कॉलिशन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो ज़्यादा कॉलिशन होगा, ज़्यादा रैंडमली ऐसे कॉलिशन करते करते रहेगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर का क्या है, सेमीकंडक्टर में तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो बॉन्ड से टूट के बाहर निकल जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा अपने बॉन्ड से, वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है, तो उसे वो एनर्जी मिल जाता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ सकता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या है, वो एक कैरियर है, वो चार्ज कैरी कर सकता है। तो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा, अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगा। जितना ज़्यादा कैरियर होगा उतना रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। तो मतलब इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन 3 वाला करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड आंसर भी हो गया। इसका ऑप्शन 3 होगा, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if T1 and T2 be the energy of an electron in the first and second excited states of hydrogen atom respectively, according to Bohr's model of an atom, the ratio T1 and T2 क्या होगा। मतलब
हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का रेशियो क्या है, ठीक है। ओके, सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी होता है T1 माइनस अच्छा Tn का जो रिलेशन है, ओके, सो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, Tn इक्वल्स टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर, जहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n इक्वल्स टू 1, अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो n इक्वल्स टू 2, थर्ड ऑर्बिट में है तो n इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर क्या बोला है, T1 क्या बोला है, T1 है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अभी देखो ओके, सो T1 क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के पहले क्या होता है, ग्राउंड स्टेट आता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1 मतलब वो ग्राउंड स्टेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा एक्चुअली T1 लिखा है लेकिन एक्चुअली n होगा 2, ठीक है। तो माइनस 13.6 बाई 2 स्क्वायर, क्योंकि पहले आता है ग्राउंड स्टेट, फिर आता है एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया तुम्हारा T2। तो T1 के लिए n क्या होगा 2 और T2 के लिए n क्या होगा 3। T1 के लिए n होगा 2 और T2 के लिए n होगा 3। एक्चुअली ये यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि Tn इक्वल्स टू n प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, और T2 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 13.6 बाई 3 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। हाँ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। पहले आता है ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड, फिर सेकेंड, तो तीसरा वाला हो गया T2। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे T1 इक्वल्स टू T2 तो क्या आएगा 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, जो आ जाएगा तुम्हारा 9/4। तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, 4, ठीक है, 9:4। ओके, सो ए भी हो गया। ओके, देन आंसर 4 में जाते हैं, क्वेश्चन 4 में। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg respectively are connected to 2 ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मास है 10 kg और दूसरा एक रॉड के एंड में दूसरा मास है 20 kg का। ये है हमारा 10 kg और ये है हमारा 20 kg, और ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। तो हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा इस सिस्टम का। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, अच्छा, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास से हम सोच लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है x डिस्टेंस में है, ठीक है, x डिस्टेंस में हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इसे हमने सोच लिया कि ऑरिजिन है, ए ऑरिजिन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू r1, मतलब m1 मास उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस r1 प्लस m2 मास इंटू उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस r2, r2 मतलब ए वाला डिस्टेंस r2 इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मास क्या है m1 प्लस m2 इंटू r, और वी कैन से यहाँ पर x है जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, ठीक है। अभी r1 क्या है, r1 मतलब जो 10 kg का मास है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 0, क्योंकि वो ओरिजिन में ही है। तो 10 kg इंटू 0 प्लस m2 का क्या है 20 इंटू r2, r2 का हमें पता है 10 मीटर, 10 मीटर, और m1 प्लस m2 क्या है 10 प्लस 20 इंटू x हमें निकालना है, ठीक है। तो 200 हो गया, 200 इक्वल्स टू 30x, और x इक्वल्स टू
200/30, ये हो गया तो 20/3 मीटर। तो हमारा ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो गया, मतलब 10 kg के वेट से 20/3 मीटर। ठीक है, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। 20/3 मीटर, ऑप्शन 2, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया। क्वेश्चन 5 में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 में बोला है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड क्या होगा। ठीक है, मतलब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। अच्छा, ये थोड़ा कर लेते हैं। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है यहाँ पर, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो उसका 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो उसका रेशियो निकलना है। ठीक है, बोलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसे सोच लेते हैं L1। दूसरा सेकेंड में L2, तीसरा सेकेंड में L3 और चौथा सेकेंड में सोच लेते हैं L4। अभी ये चारों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चारों इक्वल नहीं होगा, तो हमें निकालना है L1, L2, L3, L4 रेशियो निकालना है। ठीक है, L1 is to L2 is to L3 is to L4, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन ए है, कैसे निकालेंगे। देखो, हमें पता है फॉर्मूला क्या है कि एस इक्वल्स टू फ्रीली फॉलिंग कोई भी बॉडी का अगर वो एक्सेलरेशन में है तो उसका फॉर्मूला आता है एस इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², मतलब वो एक्सेलरेशन G है T²। तो एस है तुम्हारा ट्रैवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, U है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, T है टाइम, G है एक्सीलरेशन, यहाँ पर ग्रेविटी। ठीक है, तो एस के जगह हम लिख देंगे L1। अगर हम 1 सेकेंड में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो L1 क्या होगा, U इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो 0 इंटू T है तुम्हारा 1 सेकेंड प्लस हाफ G1², मतलब L1 निकल गया हमारा G/2। ठीक है, G/2। अभी हमें L2 निकालना है। ठीक है, L2 कैसे निकालेंगे, अच्छा, हम L2 कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हम यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना, अगर इससे हम L1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें L2 निकल जाएगा। यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे अगर हम L1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो L2 से मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे, तो L2 हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ए वाला जो डिस्टेंस है इसे कैलकुलेट करते हैं। L मतलब 0 से 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 सेकेंड में, तो इसे हम नाम देते हैं L। ठीक है, और फ्री फॉलिंग बॉडी है तो U हो गया 0, ओके, U हो गया 0 इंटू 2 प्लस हाफ G इंटू 2²। ठीक है, और इससे क्या करेंगे हम, ए हो गया तो 2 सेकेंड में टोटल ट्रैवल डिस्टेंस, इससे हम 1 सेकेंड में जो आया था वो माइनस कर देंगे, मतलब G/2 को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, तो ये हो गया हमारा L2। अगर हम 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस गया था वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आ जाएगा L2 आ जाएगा, मतलब दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आएगा, 4/2 G माइनस G/2 इक्वल्स टू 3/2 G। ठीक है, तो हमें L2 निकल गया। तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने सोच लिया कि 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया और उसे माइनस कर देंगे L1 L2 को। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, L3 जो है वो 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया, हाफ G इंटू 3², माइनस हम कर देंगे L1 L2, L1 और L2 दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 9/2 G माइनस, अभी G L1 क्या है G/2 और L2 क्या है 3/2 G। तो अगर हम माइनस करेंगे 9 से तो क्या होगा, 9 - 4 5/2 G। ठीक है, तो हमें L3 निकल गया। और
चौथा सेकंड में निकलना है L4। L4 कैसे निकालेंगे, हम सोच लेंगे कि 0 से 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस गया माइनस 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया उससे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो L4 क्या होगा, 0 से 4 सेकंड, हाँ, हाफ G इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया, हाफ G इंटू 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/2G माइनस 9/2G। तो अगर 16 माइनस 9 हो जाएगा 7/2G। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमें चारों डिस्टेंस मिल गए, L1 L2 L3 L4। अभी हम रेशियो निकालेंगे, L1:2 L2:2 L3:2 L4 क्या होगा फिर, G/2 G/2 3/2G 5/2G 7/2G, ठीक है। तो चारों हमें मिल गया। तो अगर हम रेशियो करेंगे तो आएगा 1:3:5:7, ठीक है। देख लो कैसे किया हमने, G/2 3G/2 3/2G 5/2G और 7/2G। तो चारों रेशियो मिल गया हमें 1:3:5:7। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है देख लेते हैं, ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, 6 नंबर। तो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ ए थीन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। अभी हमें इसका रेशियो निकलना है रेडियस ऑफ गाइरेशन का, ठीक है। तो हमें रेडियस ऑफ गाइरेशन एक सर्कुलर डिस्क है, सोचो ऐसा है इसका। अच्छा, पहले तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ऐसे सोचो एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I = सर्कुलर डिस्क का क्या होता है, mr²/2, जहाँ पर r है उसका रेडियस, m है उसका मास, तो डिस्क का होता है mr²/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा mr²/2। तो इसका रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या होगा, इसको हम इक्वल कर देंगे mk1²। k1 मतलब इसका नाम दे रहे कि 1 एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इसका mk1² के साथ अगर इक्वल करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, k1² = r²/2 और k1 = r1/√2। तो हमें तो रेडियस ऑफ गाइरेशन का वैल्यू मिल गया, हाँ, सेंटर ऑफ एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रेडियस ऑफ गाइरेशन मिल गया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें बोला है कि यहाँ पर जो सर्कुलर डिस्क है इसका इन प्लेन अगर कोई एक्सिस है ना, इन प्लेन अगर कोई एक्सिस सोच लो IX और IY इन प्लेन एक्सिस है, तो इन दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IX + IY = IZ, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बराबर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इक्वल है। जेड एक्सिस मतलब जो अभी हमने निकाला mr²/2, ठीक है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी देखो IX और IY क्या है, इक्वल है, दोनों इन प्लेन है, सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2IX, दोनों इक्वल होगा। IZ क्या है, IZ मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr²/2, ठीक है। तो IX क्या होगा, mr²/4, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकल गया mr²/4। तो हमें इसको इक्वल करना है किसके साथ, mk² के साथ। m इसका नाम देते हैं k2², क्योंकि हमें रेडियस ऑफ गाइरेशन निकलना है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गाइरेशन मतलब k2² मतलब क्या होगा, r²/4 और k2 = आ जाएगा
R/2। अभी हमें K1 मिल गया, K2 भी मिल गया, अभी हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। K1:K2, K1 का वैल्यू क्या है, K1 का वैल्यू है R1/√2 और K2 का वैल्यू है R/2। तो अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे क्या होगा, R1/2। ओके ओके, सॉरी R1 नहीं, मतलब R, हम जो भी लिखना है सेम ही है, हाँ दोनों सेम है। ओके तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा √2:1, ठीक है। √2:1, तो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर, √2:1 मतलब ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया, √2:1, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 7, ओके, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सीलरेशन हमें निकालना है, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये हमें ऐसे कर सकते हैं कि ω1 जो है इसका पहले वो है 1200 RPM, RPM मतलब राउंड रिवोल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकेंड क्या होगा, 60 से डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा RPS। तो अगर हम 0 कैंसिल हो गया, 2 RPS, ठीक है। 2 RPS है, मतलब पर सेकेंड में 2 बार रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसको ω1, ठीक है, एक्चुअली ω1 नहीं है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2π × n, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो अगर 2 बार रिवोल्यूशन कर रहा है पर सेकेंड में, तो टोटल एंगल कितना कवर कर रहा है, वो 2π × 2 4π, तो 4π उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ठीक है, ω1। ओमेगा फिर हमें निकालना है कि ω2 क्या है, ω2 है 3120/60 RPS रिवोल्यूशन, ठीक है, पर सेकेंड में। तो 60 अगर काट दोगे तो कितना आएगा, 30 2 6 2 12, ठीक है, ये हो गया RPS। 1 मिनट, हाँ 20 RPS होगा, सॉरी 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40π, चलिए 40π, और यहाँ पर हो जाएगा 52 RPS। देख लो कैलकुलेशन गलत तो नहीं होगा कहीं पर, 30 12 14 12, ठीक है। तो हमारा फिर ω2 फाइनली क्या आता है, 2π × n, 2π × 52, तो टोटल एंगुलर वेलोसिटी हो गया 104π, ठीक है। तो ω1 हो गया, ω2 हो गया, अभी हमें क्या निकलना है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ω2 - ω1। ओके, थोड़ा ये कर देते हैं, ω2 - ω1 बाय टाइम t। तो ω2 क्या है, 104π माइनस 40π, दोनों कैलकुलेट किया अभी हमें, एक 40π है और दूसरा क्या है 104π है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम देख लो यहाँ पर 16 सेकेंड। तो क्या आता है देखो, 40 अगर चला गया तो 64π/16, 16 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4π। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 4π, तो आंसर हो गया 2, ऑप्शन 2, ठीक है, 4π। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार देख लो पूरा प्रॉब्लम कि कैसे हमने किया। पहले हमने रिवोल्यूशन पर मिनट था, उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया,
फिर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला है, तो 2 पाई n, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और फिर सबट्रैक्ट करके टाइम से डिवाइड किया, बस निकल गया एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन फिगर बिलो। Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3 and 4 is, अच्छा adiabatic process का हमें निकालना है। ठीक है, एक P इक्वल्स टू P वर्सेस V कर्व है, तो इस तरह पे V और इस तरह पे हमारा प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, तो एक A4, A1 और ये है 3 और ये हमारा 2। ठीक है, तो हमें निकालना है कौन सा वाला कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक। ठीक है, देखो नंबर 1 प्रोसेस का है, यहाँ पर वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है। जो 1 नंबर प्रोसेस है ना, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आइसोकोरिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, तो 1 नंबर हो गया आइसोकोरिक। फिर 4 नंबर देखो, 4 नंबर प्रोसेस में तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो 4 नंबर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबारिक। तो 2 प्रोसेस तो आइडेंटिफाई हो गया, मतलब जो एडियाबेटिक प्रोसेस है या तो आइदर 3 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, और बचा क्या है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ठीक है, इसमें से आइसोथर्मल और एडियाबेटिक होगा। तो अभी देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब तुम्हारा वॉल्यूम चेंज होने से, जितना वॉल्यूम चेंज होने की वजह से प्रेशर चेंज होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर जो चेंज होता है ना, वो ओनली वॉल्यूम की वजह से होता है। मतलब अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज होगा। और हमें पता है बॉयल्स लॉ से कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ओनली प्रेशर में जो चेंज होता है ना, वो वॉल्यूम की वजह से होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 और 2 नंबर में क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि 3 नंबर प्रोसेस में सेम वॉल्यूम चेंज के लिए प्रेशर चेंज कम हो रहा है, और 2 नंबर प्रोसेस में सेम वॉल्यूम चेंज के लिए वो कार्व थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, तो प्रेशर का जो चेंज है ना, वो ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर चेंज हुआ है सेकेंड नंबर प्रोसेस में। तो 2 नंबर प्रोसेस में सेम वॉल्यूम चेंज के लिए प्रेशर ज़्यादा चेंज हो रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, तो किस में फॉल कर सकता है प्रेशर, आइसोथर्मल में ना एडियाबेटिक में। आइसोथर्मल में प्रेशर फॉल का रीज़न है ओनली वॉल्यूम चेंज, लेकिन एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में टेम्परेचर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। हाँ, दोनों की वजह से प्रेशर का फॉल होता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी फॉल करेगा ना। यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट नहीं रहता है, तो अगर तुम वॉल्यूम को एक्सपेंड करोगे तो उसको खुद वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, और बाहर से क्या होता है, कोई हीट क्यू, मतलब जो हीट मतलब कोई सिस्टम में अंदर भी नहीं आता और बाहर भी नहीं जाता, तो डी क्यू 0 होता है। तो सिस्टम को खुद का जो इंटरनल एनर्जी है उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वर्क करने के लिए। तो इंटरनल एनर्जी बस क्या होता है, टेम्परेचर का फॉल हो जाता है, क्योंकि सिस्टम को खुद काम करना पड़ रहा है। तो खुद काम करना पड़ेगा तो उसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। तो टेम्परेचर फॉल कर रहा है और वॉल्यूम भी एक्सपेंड कर रहा है, दोनों वजह से तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज फॉल करेगा। ठीक है, चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर फॉल करेगा, ये चार्ल्स लॉ है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर फॉल करेगा, ये है बॉयल्स लॉ। दोनों की वजह से हमारा प्रेशर क्या है, ज़्यादा फॉल करेगा। तो किस में ज़्यादा फॉल करेगा, एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में तुम्हारा प्रेशर ज़्यादा फॉल कर रहा है, और यहाँ पर प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा फॉल कर रहा है, 2 नंबर प्रोसेस में। तो हमारा आइसोथर्मल हो गया 3 नंबर प्रोसेस, और एडियाबेटिक हो गया 2 नंबर प्रोसेस। हाँ, तो सेम वॉल्यूम चेंज में अगर प्रेशर ज़्यादा फॉल कर रहा है या प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो। हाँ, तो उसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, चेंज इन प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रोसेस नंबर 2 हो गया हमारा एडियाबेटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया 2। ठीक है, देखो ऑप्शन 2 है।
तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, अभी 9 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं, 9 नंबर का। टू हॉलो कॉन्डक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैव इक्वल चार्ज, पोटेंशियल क्या होगा? अच्छा, 2 हॉलो सिलेंडर है, एक का रेडियस है R1 और एक छोटा वाला है, इसका रेडियस है R2, ठीक है। इक्वल चार्ज है दोनों में, पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, Q/R1, और इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q/R2। हमने कांस्टेंट को इग्नोर किया अभी, तो Q/R1 और Q/R2, मतलब ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू रेडियस, डायमीटर, हाँ, डायमीटर है रेडियस, तो रेडियस के साथ पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका रेडियस छोटा होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, जिसका रेडियस छोटा उसका पोटेंशियल ज़्यादा, तो ऑप्शन 2, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस छोटा हो गया तो पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो ये चला गया हमारा। नाउ ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? व्हेन लाइट प्रोपागेट्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज़ गिवन बाय, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट v हमें निकालना है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो ये हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं समझने के लिए। तो देखो, वैक्यूम में जो लाइट का वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? c √μ0 ε0। ये वैक्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है, वैक्यूम। तो कोई भी मीडियम में अगर लाइट होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? अगर μ0 के जगह हम लिखेंगे मीडियम में जो परमिएबिलिटी होगा, और ε0 के जगह क्या होगा? एप्सिलॉन मीडियम, मतलब मीडियम का जो परमिटिविटी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइट का वेलोसिटी। तो ए है v और ए है c। अभी इन दोनों में से हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, v और c के बीच में। अच्छा, और एक चीज़, μm और μ0 का जो रेशियो होता है ना, इसे हम बोलते हैं μr, ठीक है। और एप्सिलॉन m रिलेटिव परमिएबिलिटी, और रिलेटिव एप्सिलॉन0 के जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो हमें μm और एप्सिलॉन m का वैल्यू मिल गया, तो v = 1/√m के जगह हम लिख देंगे μ0 μr, और एप्सिलॉन m के जगह लिख देंगे एप्सिलॉन0 εr, ठीक है। तो √μ0 ε0 √μr ε0, ठीक है। तो हमारा हो गया v = अभी ए वाला जो चीज़ है ना, ये क्या है? यही तो है वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे c/√μr ε0। तो ये हो गया हमारा रिलेशन कि कोई भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी होगा c/μr ε0, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ए लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हैज़ 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। ओके, if 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid is, क्या होगा? तो solenoid कैसा होता है? ऐसा होता है दिखने में। तो यहाँ पर कितना है? 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, 100 टर्न्स से पर मिलीमीटर, और रेडियस क्या है? 1 मिलीमीटर। हमें क्या क्या पता है, हम लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर। इफ़ 1 एम्पियर करेंट फ्लोस इन द सोलिनॉइड, अगर 1 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है इस तरह 1 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड। तो हम क्या होगा, एक काल्पनिक ड्रॉ कर लेते हैं, एक काल्पनिक लाइन, ठीक है। तो इस लाइन के बराबर अगर हमें B.dl करना है ना,
फॉर्मूला अप्लाई करना है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट आई, ठीक है, यही तो होता है करेंट जो इनक्लोज किया, करेंट म्यू नॉट आई। अभी देखो बी डॉट डी एल जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये ओनली सॉलिनोइड के बीच में ही रहेगा, बाहर जो आएगा ना, बाहर ये जो लाइन है इसमें जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी डॉट डी एल तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारा क्योंकि बी डॉट डी एल कॉस थीटा आएगा ना, तो वो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो ओनली जो बीच का जो लाइन रहता है ना उसी के बराबर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहीं पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी इंटू एल, सोचो ये लेंथ हो गया तुम्हारा एल, ये जो लेंथ है इसे हम पकड़ लेते एल, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। आई करंट क्या है, आई है टोटल करंट, नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू पर यूनिट लेंथ एल, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, ओके। सो म्यू नॉट हो गया बी डॉट एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन आई, ठीक है। आई करेंट है तो एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई। पी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई एल। एल है टोटल लेंथ और एन है, एक्चुअली ये कैपिटल एन होगा, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ये कैपिटल एन बाई एल क्या हो जाएगा, म्यू कैपिटल एन बाई एल हो जाएगा स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलीमीटर, ठीक है, इंटू आई। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। इन का क्या वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलीमीटर है, तो यहाँ पर 100 और मिलीमीटर है, मिलीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर को मीटर में। और यहाँ पर करेंट है 1 एम्पियर, 1 लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई इंटू क्या आएगा, 10⁻⁻⁷, 2 10⁻⁵, 3 जाएगा तो -2, ठीक है। और पाई का क्या वैल्यू है, पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू 10⁻², तो तुम्हारा आ जाएगा, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 लाख 5 12 12.56 इंटू 10⁻², तो ये तुम्हारा हो गया 12.56 इंटू 10⁻²। तो कौन सा वाला आंसर है, हम देख सकते हैं लेफ्ट में आंसर 2, ऑप्शन 2, ये टेस्ला, इतना टेस्ला, ओके। तो ये हमारा 11th नंबर क्वेश्चन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें बाकी सब क्वेश्चन चाहिए उसके लिए कमेंट करो, बाकी सब क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और कैसा मतलब कौन सा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, आंसर चाहिए किस क्वेश्चन का, वो तुम नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। और मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, अगर तुम लोगों को ट्यूशन पढ़ना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो ज्वाइंट के लिए, नीट जेई, हाँ जेई नीट ओलंपियाड सबके लिए मैं ट्यूशन देता हूँ। और इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी और बंगाली। अगर तुम्हें ट्यूशन पढ़ना है तो तुम मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9933539375। तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, फ़ोन मत करना लेकिन व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और वीडियोस लेके आऊँ, मैं और नीट और क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।